तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हम डिटरमिनेंट चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। आज हमारा डिटरमिनेंट का लास्ट लेक्चर है और उसमें हम कोई भी दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट सीखेंगे और सीखेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। कोई भी अगर हमें डिटरमिनेंट दिया गया है उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम प्रोडक्ट निकालना। कोई भी दो डिटरमिनेंट दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, अगर दो डिटरमिनेंट दिए गए हैं आपको तो उसका प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है। जैसे हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, तो मैट्रिक्स में हम पढ़ते मैट्रिक्स का एक फिक्स था कि आपको एक फिक्स तरीके से ये आप कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या है, आप कॉलम कॉलम वाइज कर सकते हैं, कॉलम रो वाइज कर सकते हैं, रो कॉलम वाइज कर सकते हैं या रो वाइज कर सकते हैं। बस आपको अगर आपने रो वाइज किया है तो जो पहला स्टेप में किया है वही आपको आगे भी करना होगा। या पहले अगर आपने रो कॉलम लगा दिया तो आपको रो कॉलम ही करना है। जैसा आपको बताया डिटरमिनेंट देखने में अलग हो सकता है लेकिन उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू जो होती है आखिरी में आती है मैथमेटिकल वैल्यू जो हम सॉल्व करते हैं, या फिर अगर टर्म्स उसमें ABCD करके हैं जो भी आखिरी में वैल्यू आती है वो हमेशा सेम ही रहेगी। क्लियर। तो आइए देखते हैं, अगर कोई भी दो डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और दूसरा डिटरमिनेंट है कोई α1 β1 γ1 α2 β2 γ2 α3 β3 γ3। एक कोई भी दो डिटरमिनेंट दिए गए हैं और इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे, रो वाइज। रो वाइज करेंगे, मतलब पहली इसकी रो लेंगे और इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम रो वाइज कर रहे हैं तो जो हमारी फर्स्ट डिटरमिनेंट दी गई है, फर्स्ट डिटरमिनेंट को लेकर हम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को लेकर हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसके फर्स्ट रो लेकर इसके थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कैसे लिखें, अब देखिए डिटरमिनेंट आपको पता है हमेशा स्क्वायर ही होगा, तो जितने दोनों ही हमेशा एक तो सेम ऑर्डर के होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ये 2x2 ऑर्डर का हो गया, ये 3x3 क्रॉस ऑर्डर का हो गया। दोनों को सेम ऑर्डर का होना चाहिए और जो भी हमारा डिटरमिनेंट मिलेगा वो भी इसी ऑर्डर का होगा। तो देखिए A1 का मल्टीप्लाई α1 से करेंगे, A1 α1, B1 का β1 से प्लस B1 β1 प्लस C1 का γ1 से, क्लियर। अब देखिए इसके फर्स्ट रो का इसके सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है। अब आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप रो वाइज भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब, या फिर आप चाहें तो कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। क्लियर। चाहे तो आप रो वाइज भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रो वाइज लिखता हूँ तो मुझे आगे भी सारा क्या करना पड़ेगा, रो वाइज लिखना पड़ेगा। अगर मैं कॉलम वाइज लिखता हूँ तो मुझे आगे भी कॉलम वाइज लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कोई भी डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज करता हूँ, मतलब रो को कॉलम में बदलता हूँ, कॉलम को रो में बदलता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम रो वाइज चलें या कॉलम वाइज, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए रो वाइज चलते हैं। तो अब फर्स्ट रो का इसके सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 α2 प्लस B1 β2 प्लस C1 γ2। क्लियर। ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड रो इसका। अब इसका फर्स्ट रो इसका थर्ड रो। अब हमने अगर रो वाइज लिख दिया है तो आगे भी हमें रो वाइज चलना पड़ेगा। A1 α3 प्लस B1 β3 प्लस C1 γ3। क्लियर। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों से हो गया, अब सेकंड रो का तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो का करते हैं A2 α1 का α1 B2 का β1 प्लस B2 का β1 प्लस C2 का γ1। क्लियर। अब सेकंड रो तो A2 α2 प्लस B2 β2 प्लस C2 γ2। क्लियर। अब सेकंड रो का थर्ड रो से, तो A2 α3 प्लस B2 β3 प्लस C2 γ3। क्लियर। अब
थर्ड रो का अब थर्ड रो का इसके एक एक रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, इसकी थर्ड रो, इसका फर्स्ट रो, A3 अल्फ़ा 1 प्लस B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 3। थर्ड रो, सेकेंड रो, A3 अल्फ़ा 2 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2। क्लियर। अब इसका थर्ड रो से भी कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A3 अल्फ़ा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। क्लियर। ये हमारा एक डिटरमिनेंट मिल जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आप, ये मैंने रो वाइज किया। अब आपको एक और मैं बता देता हूँ करके, कोई भी, चलिए कॉलम रो वाइज कर लेते हैं। एक और मैं बता देता हूँ आपको, एक कॉलम रो वाइज हम कैसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको बताया, कॉलम रो वाइज, रो कॉलम वाइज, कॉलम कॉलम, रो कॉलम, कॉलम कॉलम, रो कॉलम रो, या फिर रो कॉलम, कैसा भी करना चाहें आप, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो कॉलम रो वाइज देखें, हम देखते हैं। कॉलम रो वाइज मतलब इसका कॉलम लेना है फर्स्ट का, और सेकंड का रो लेना है। कॉलम रो, तो कॉलम A1 A2 A3, इसके अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1। तो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 बीटा 1 प्लस A3 गामा 1। क्लियर। अब वही, अब चाहें तो रो वाइज लिख दें या फिर कॉलम वाइज। अब मैं कॉलम वाइज लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, इसको रो वाइज लिखा था, इसको कॉलम वाइज लिख लेते तो इसको ट्रांसपोज कर देते, आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसको कॉलम वाइज लिख लेते हैं। कॉलम तो फिक्स रहेगी, इसका सेकंड रो, तो क्या हो जाएगा A1 अल्फ़ा 2 प्लस A2 बीटा 2 प्लस A3 गामा 2। फिर A1 अल्फ़ा 3 प्लस A2 बीटा 3 प्लस A3 गामा 3। क्लियर। अब फर्स्ट कॉलम का हो गया, अब सेकंड कॉलम को लेते हैं। तो B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 बीटा 1 प्लस B3 गामा 1। यहाँ पर B1 अल्फ़ा 2 प्लस B2 बीटा 2 प्लस B3 गामा 2। यहाँ पर B1 अल्फ़ा 3 प्लस B2 बीटा 3 प्लस B3 गामा 3। इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अब सेकंड कॉलम हो गया। अब थर्ड कॉलम का एक एक रो से, तो थर्ड कॉलम में क्या है, C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1। फिर यहाँ पर C1 अल्फ़ा 2 प्लस C2 बीटा 2 प्लस C3 गामा 3 गामा 2, C3 गामा 2। फिर C1 अल्फ़ा 3 प्लस C2 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। क्लियर। इस प्रकार से हम कोई भी दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्लियर। तो आपको अब बेसिकली इसका यूज़ कहाँ आएगा, इसका बेसिकली यूज़ कहाँ पर आएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ जाना तो आसान है, लेकिन यहाँ से आपको क्या दिया जाएगा, हमें इसको यूज़ कैसे करना है। हमको इस टाइप में कोई चीज़ दी गई होगी, उसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। हमको कभी भी इस टाइप में दिया रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि मेंस में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको डिटरमिनेंट दी गई है, उसको हमें इस तरीके डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही इसको भी हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहीं से आएगा। देखिए, इसको देख के मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ A1 अल्फ़ा 1, अब भूल जाइए कि एक चीज़ आपको दी गई है, ठीक है, ये चीज़ आपको दी गई है, इसको आप भूल जाइए। हम यहाँ से यहाँ जाना सिखा रहे हैं आपको। क्लियर। यहाँ से यहाँ तो आ गए, ये तो इजी है, यहाँ से यहाँ पे भी आना इजी। डिफ़िकल्ट कहाँ होता है, आपको जो प्रोडक्ट दिया गया है उससे आपको दो डिटरमिनेंट बनाना, क्योंकि क्वेश्चन से आपको क्या होगा, क्वेश्चन होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हम दो डिटरमिनेंट में अगर ब्रेक कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाने वाला है। तो इसको मुझे यहाँ पे जाना है। तो देखिए, मैं देख रहा हूँ A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3, ये चीज़ें हमें कॉमन दिख रही हैं। वैसे इसमें B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3, इन चीज़ों को हमें देखना, थोड़ा नोटिस करेंगे तो हम इजीली यहाँ से यहाँ पे आ सकेंगे। क्लियर।
वैसे ही जैसे A1 A2 A3 कॉलम वाइज चल रहा है यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे B1 B2 B3 कॉलम वाइज सेम चल रहा है, C1 C2 C3 कॉलम वाइज। और एक और चीज़ देखिए अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, ये रो वाइज सेम चल रहा है। तो आप यहाँ से इस तक आराम से पहुँच सकते हैं, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्लियर? वैसे ही अगर इससे यहाँ पे आना है तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 C1। यहाँ पे दिख रहा है कि A1 B1 C1 A1 B1 C1 कहाँ पे, फर्स्ट रो में कॉमन है। इसमें फर्स्ट कॉलम में कॉमन था तो फर्स्ट कॉलम में लिख दिया था। यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, हाँ देखिए अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, यहाँ पे कॉलम वाइज कॉमन आ गया। तो यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उन चीज़ों को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करिए। क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर्स देन विदाउट एक्सपेंडिंग शो डैट, इसकी वैल्यू 0 है। हमें बिना एक्सपेंड करे, विदाउट एक्सपेंडिंग, यहाँ पर है एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज, मतलब हमें इसको कहीं पर भी एक्सपेंड नहीं करना है और उसकी वैल्यू किसके बराबर डिनोट करना है, शो करना है हमें 0 के बराबर है। क्लियर? चालू करते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, इसको हम पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। क्लियर? एक्सपेंड कर लो, कॉस बीटा माइनस अल्फा को फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? ये होता है फॉर्मूला, तो लगा लेते हैं। क्या होगा, 1 कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। क्लियर? इसका कॉस गामा कॉस अल्फा, मैं कॉस की जगह सी लिख रहा हूँ और साइन की जगह एस लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन गामा साइन अल्फा। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, 1 का 1 आ जाएगा। यहाँ पर कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, यहाँ पे कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, और यहाँ पर 1। क्लियर? अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लूँ, मैं अगर इसको देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब मैं क्या बोल रहा था कि इसको हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करते हैं, 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो फॉर्मूला था आपका, इसको हटा देते हैं। 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। अगर 2 डिटरमिनेंट ब्रेक करना है तो देखिए, ये तो 1 है, कोई टेंशन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है और साइन अल्फा। तो मैं देख पा रहा हूँ कॉस अल्फा दोनों में, देखिए फर्स्ट टर्म में, इसके फर्स्ट टर्म में भी, इसके फर्स्ट टर्म में भी क्या है, कॉस अल्फा, और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है, साइन अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि ये टर्म कैसे है, कॉमन है। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या कॉमन है, कॉस अल्फा नहीं है, कॉस बीटा साइन बीटा। यहाँ पे क्या कॉमन है, कॉस बीटा और साइन बीटा, 2 टर्म मिल गए कॉमन। अब यहाँ पे देखूँ कॉस अल्फा इसमें नहीं है, कॉस गामा साइन गामा, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, कॉस गामा साइन गामा, ये कॉमन है। क्लियर? अब मैं इनकी हेल्प से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो वही टर्म्स यहाँ पे लिख दूंगा जो टर्म्स यहाँ पे आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 1 कैसे होगा, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके रो से करता हूँ, तो कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई में अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है,
1 मिलने वाली है हमें, तो मैं कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे साइन अल्फ़ा लिख दूँ, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1, मतलब कि यहाँ पे टर्म कुछ भी आए तो मेरा 1 आ जाना है। यहाँ पे एक टर्म दो टर्म, दो ही टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर, यहाँ पे भी 0 या कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये वाला टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अब चेक कर लेते हैं। इसको अभी 0 नहीं लगाते, ठीक है, इस 0 से क्या हुआ है, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसको देखिए, ये कैसे बनेगा, इसको यहाँ पे लिखना है, कॉस अल्फ़ा तो है, कॉस बीटा होना चाहिए प्लस साइन अल्फ़ा का साइन बीटा होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस बीटा और साइन बीटा। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, रो वाइज, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे क्या लिख दें हम, 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि कितने टर्म है, दो ही टर्म है। क्लियर। अब तीसरे टर्म के लिए देखते हैं, कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस गामा के संग, साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन गामा के संग, कॉस गामा साइन गामा, यहाँ पे 0, क्योंकि दो ही टर्म है। क्लियर। अब देखिए ये वाला टर्म बनता है कि नहीं बन रहा, देखते हैं। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा, साइन बीटा साइन अल्फ़ा। क्लियर। और तीसरा टर्म है नहीं है, तो यहाँ पे भी 0, सिमिलरली यहाँ पे भी 0। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अब देख रहे हैं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सारे एलिमेंट अगर 0 हों तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे 0 × 0 क्या मिल जाएगा मुझे, 0। क्लियर, 0 × 0 0 मिलने वाला है। क्लियर। तो यहाँ से मैंने बिना एक्सपेंड करे इसको प्रूफ कर दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, 0। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, ना ही आप बोर्ड एग्जाम में इसका यूज़ करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया उसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना हो, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। एक क्वेश्चन हमें कहाँ हेल्प करेगा, एक क्वेश्चन हमें जेईई मेंस और एडवांस में हेल्प करेगा। तो इस टाइप के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, वही आपको, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। क्लियर, नोट कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फिर जिसे हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी इसी मल्टीप्लिकेशन के बेस पे है। इफ़ a1 b1 c1 are the cofactors of elements a1 b1 c1 respectively, then अगर a1 b1 c1 क्या है, हमारे कोफैक्टर हैं, किसके एलिमेंट्स के, a1 b1 c1 के, और डेल्टा है हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, then a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। क्लियर। क्या बोला, अगर कोई भी डिटरमिनेंट, कोई भी एलिमेंट्स की हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट देखें तो उसकी वैल्यू अगर डेल्टा है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनके अगर कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बनाएं हम तो उसकी वैल्यू डेल्टा स्क्वायर आएगी। क्लियर। अगर कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है उसकी वैल्यू डेल्टा है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी हेल्प से जो डिटरमिनेंट बन रही होगी उसकी वैल्यू डेल्टा स्क्वायर होगी। क्लियर। इसका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। प्रूफ क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसका मल्टीप्लाई मैं करता हूँ उसके कोफैक्टर से, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो देखिए रो वाइज करते हैं, इसका रो से इसका रो से, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1 प्लस c1। क्लियर। अब इसका रो सेकंड रो इसका, तो a1 a2 प्लस b1 प्लस c1 c2। क्लियर। अब इसका इससे,
तो देखिए हमें पता है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट का उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेल्टा मिलता था। ये आपको मैंने एडजॉइंट में पढ़ाया था कि a1 प्लस b1 कैपिटल B1 प्लस c1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता था, डेल्टा मिलता था। और एक और बात बताई गई थी, अगर कोई एलिमेंट लेते हैं उसके दूसरे रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलते हैं। ये सब आपको बताया गया है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये हमें 0 मिलता है, ये आपको पता है। तो हम डायरेक्ट वही चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पे तो क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे हमें डेल्टा मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू 0। अब इसके एलिमेंट, इसके कोफैक्टर, ये एलिमेंट है और ये थर्ड रो के कोफैक्टर हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सेकेंड रो फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर 0। सेकेंड रो के कोफैक्टर डेल्टा देगा। सेकेंड रो थर्ड रो के कोफैक्टर 0 देगा। थर्ड रो फर्स्ट रो के कोफैक्टर 0 देगा। थर्ड रो सेकेंड रो के कोफैक्टर 0 देगा। थर्ड रो के कोफैक्टर ये डेल्टा देगा। क्लियर, इतनी सी बात हो गई, ये बात खत्म हुई। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा है। इसकी वैल्यू तो a1 निकाल ही रहे हैं हम, इसकी वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर मैं हर एक रो से डेल्टा कॉलम ले लूँ, डेल्टा कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एक डेल्टा कॉमन आया, दो डेल्टा कॉमन आया, तीन डेल्टा, तो यहाँ पे हो गया डेल्टा क्यूब और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल, एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल, 2 बचा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, डेल्टा स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। तो हमें जो चीज़ प्रूफ करनी थी कि जो कोफैक्टर से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, अगर एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिखते हैं उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, डेल्टा स्क्वायर। और वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए अब हमें किसकी वैल्यू क्या करना है क्वेश्चन में। अब हमें दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 1x x स्क्वायर x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1x इक्वल टू 3 दिया गया है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस माइनस निशान है, कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लूँ कि x क्यूब है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दोनों में x आ गया, तो ऐसा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमें। तो इसको प्रोडक्ट से भी हम ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि इसको एक्सपेंड कर लें, फिर इसको एक्सपेंड करें, फिर उसका रिजल्ट इसके एक्सपेंशन में यूज़ करें, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर इसको आपको मेंस एग्जाम में दिया गया है तो इसमें कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट लगाया ही होगा उसने, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन को 15-20 मिनट दे देगा। तो कभी भी आपका मेंस एग्जाम में आएगा तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें 15 से 20 मिनट लग रहे होंगे। कोई क्वेश्चन में सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा होगा, बस हो सकता है वो कंसेप्ट थोड़ा कठिन हो, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा दिमाग में लेके रखना पड़ेगी। क्लियर ना। तो देखिए अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो देखिए अगर मैं इसके कोफैक्टर बनाता हूं, देखिए कोफैक्टर की मैं डिटरमिनेंट बनाता हूं तो क्या होगा, 1 का कोफैक्टर x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1, 1 का कोफैक्टर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख दिया। x इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसको छुपाया, क्या हो गया जी, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसका कोफैक्टर x माइनस एक्स टू पावर, x माइनस एक्स टू पावर। कुछ समझ में आया क्या हुआ है। तो अगर मैं इसको भी हटा दूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0। तो देखिए मुझे सेम यही मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट बनाऊं, सॉरी इसका कोफैक्टर निकालूं इस वाले x का, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस एक्स टू 4, इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब। क्लियर। 1 माइनस एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1। यहाँ पर क्या आएगा फिर, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 हो चुका है आपका। इसका क्या आएगा, x माइनस एक्स टू 4, एक्स माइनस एक्स टू 4। यहाँ पे इसका कोफैक्टर, इसको छुपाया, इसको
एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन, इसका कोफैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0। अब देखिए यही मिल गई ना सेम। तो हमें क्या किया कि सिर्फ इसके कोफैक्टर निकाले तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, हमें ये चीज़ मिल गई। इसके जो कोफैक्टर थे, इनके एलिमेंट कोफैक्टर, वो हमने यहाँ पे लिखे तो हमें सेम टू सेम मिल गई। और हमने अभी जस्ट प्रॉपर्टी से हमने देखा है कि अगर इसकी वैल्यू 3 है, इस जो भी हमें डिटरमिनेंट दिया गया है उसकी वैल्यू अगर 3 है तो उसके अगर जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू उसका स्क्वायर के बराबर होगी। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर के बराबर होगी, जो कि डायरेक्ट आंसर। क्लियर। तो अगर आपको ये छोटी छोटी बातें याद रहती हैं कि अगर कोई भी अगर डिटरमिनेंट दिया गया है उसकी वैल्यू डेल्टा है तो उसके जो एलिमेंट हैं उससे कोफैक्टर जो बनते हैं उसकी वजह से जो हमें डिटरमिनेंट बनाते हैं उसकी वैल्यू हमें डेल्टा स्क्वायर मिलने वाली है। तो इसकी वैल्यू हमें 3 थी तो इसके एलिमेंट्स की हेल्प से हमने कोफैक्टर निकाले उनके, उनको डिटरमिनेंट बनाया तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3 का स्क्वायर, जो कि 9 के बराबर होगी। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, नोट इट डाउन। अभी तक हमने प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट देख चुके हैं, अब देखते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, कोई कठिन नहीं है, बस एक चीज़ याद रखनी है केवल, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर देखिए, अगर मैं ऑर्डर 2 की बात करता हूँ, ऑर्डर 2 की बात करता हूँ, कोई भी डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 का है, मान लीजिए उसके कॉलम है C1 और C2। क्लियर। उसके कॉलम है C1 और C2, AX है, इस कॉलम क्या है C1 और C2। तो A' क्या हो जाएगा, A' अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो पहले मुझे कॉलम 1 का डिफ्रेंशिएशन करना है, कॉलम 1 का डिफ्रेंशिएशन करूँगा और कॉलम C2 वैसे ही लिख दूंगा, फिर मैं प्लस कॉलम C1 वैसे ही लिख दूंगा, फिर C2 का डिफ्रेंशिएशन करना। क्लियर। क्या है, अगर C1 और C2 दो कॉलम दिए गए थे मुझे, सॉरी, कॉलम C1 और C2 मुझे दो कॉलम दिए गए थे, उनका मैंने डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले मैं C1 का डिफ्रेंशिएशन करूंगा, C2 वैसे लिख दूंगा, फिर C1 का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी C1 वैसे लिख दूंगा और C2 का डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। क्लियर। अगर ये मान लीजिए ये तो फर्स्ट हो गया, अगर मुझे कोई Bx डिटरमिनेंट दिया गया है और ये रो 1 और रो 2 में फॉर्म में दिया गया है, कोई डिटरमिनेंट है 2 ऑर्डर का और वो रो के फॉर्म में है, रो 1 और रो 2, ठीक है, हमने R1 लिया और R2। तो अगर मुझे रो 1 से रो वाइज डिफ्रेंशिएशन करने का मन है तो क्या करेंगे हम, पहले R1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, R2 वैसे ही लिख देंगे, प्लस R1 वैसे ही लिख देंगे और R2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इस डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। तो जब भी हमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, एक अगर रो वाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सेकंड रो को सेम वैसे लिख देंगे, प्लस फर्स्ट रो को सेम वैसे लिख देंगे, फिर सेकंड रो का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अगर मैं यहीं पे इसको डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन करूँ, सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो देखिए इसका अब पहले R1 को R1 डैश को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डबल डैश, R2 वैसे ही लिखा रहने दिया, फिर प्लस अब R1 डैश वैसे ही लिखा रहने देंगे और R2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो R2 डैश, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसकी बारी, इसमें R1 को डिफ्रेंशिएशन करना है, R1 का डिफ्रेंशिएशन, R2 वैसे ही लिखा रहने दिया, प्लस R1 का वैसे ही लिखा रहने दिया, अब R2 को डिफ्रेंशिएशन कर दिया। क्लियर। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर। ये तो हो गया 2 ऑर्डर की बात। अब देखते हैं 3 ऑर्डर में, देख लेते हैं 3 ऑर्डर में भी सेम चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऑर्डर 3 है तो कोई AX डिटरमिनेंट है, इसमें C1 C2 C3 दिया गया है, तो A' कैसे निकालेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, C1 को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और C2 और C3 वैसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस फिर C1 को वैसे लिखे रहने देंगे और C2 को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और C3 को भी वैसे ही लिखे रहने देंगे, फिर C1 और C2 को वैसे लिखे रहने देंगे और C3 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्लियर।
अगर सेम बी एक्स डिटर्मिनेंट है कोई, अगर रो वाइज करना है R1 R2 R3, अगर हमें रो वाइज डिफरेंशिएशन करते हैं तो बी डैश एक्स क्या हो जाएगा, R1 का डैश R2 और R3 वैसे लिखा रहने दिया, प्लस R1 वैसे लिखा रहने दिया, और R2 का डिफरेंशिएशन R3 भी वैसे लिखा रहने देंगे। फिर थर्ड में R1 और R2 वैसे लिखा रहने देंगे और R3 का डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर, सिंपल चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नोट करते रहिए बस। अभी एग्जाम्पल से चीज़ें और भी सारी क्लियर हो जाएंगी, नोट इट डाउन। अगर मान लीजिए अब कोई सिर्फ एक रो या एक कॉलम ही x, मतलब मुझे x के डी बाई डी एक्स निकालना है, मतलब x के फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, और कोई सिर्फ एक रो और एक ही कॉलम मेरी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। जैसे मैं कहूँ ax है मेरा डिटर्मिनेंट, क्या है f1x f2x और f3x है, यहाँ पे a b c d e f क्या है मेरा, सिर्फ एक ही रो मेरा कोई फंक्शन ऑफ x है। इसको अगर ट्रांसपोज कर दिया है तो एक ही कॉलम ऑफ x हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही बात है। तो मैं सिर्फ रो के लिए बताऊंगा, कॉलम के लिए सेम चीज़ है। अब देखिए सिर्फ अगर एक ही रो है किसकी, फंक्शन ऑफ x, तो जब मैं a डैश x निकालूंगा, a डैश x निकालूंगा तो क्या होगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा फर्स्ट रो को, f डैश x f2x और f3x, और यहाँ पे सेकंड रो और थर्ड रो तो सेम आ जाने वाली है, सेकंड थर्ड रो सेम। अब देखिए आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है आगे। क्यों, अब क्यों भी बता देता हूँ आपको। बहुत सी बुक में आपको क्यों नहीं दिया गया होता है, होता क्या है, f1x यहाँ पे f2x और f3x, कॉलम 1 तो वैसे के वैसे लिख देना था। जब कॉलम 2 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो सारे कांस्टेंट हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं, जीरो, और डी ई एफ, तो जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो गए वो क्या हो गई, जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो। वैसे ही जब थर्ड करेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 सॉरी रो 1 और रो 2 को सेम लिख देंगे, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका आंसर जीरो हो जाने वाला है, तो वो भी जीरो। तो इसलिए हम जब भी कोई सिर्फ एक ही रो होगी, एक ही रो या सिर्फ एक ही कॉलम फंक्शन ऑफ x होगा, या फिर जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो होगा, तो हम सिर्फ एक ही स्टेप में उसको ख़त्म कर देंगे। क्लियर, तो जैसे इसमें सिर्फ एक ही रो में हमारा फंक्शन ऑफ x था, तो जब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो सिर्फ एक ही बार हमें करना पड़ेगा। अगर इसी को हम a रेज़ टू पावर n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, f1 रेज़ टू पावर n x प्लस f2 रेज़ टू पावर n x f3 रेज़ टू पावर n x, और बाकी सब सेम a b c d e f। क्लियर, n टाइम्स सिर्फ इन्हीं को डिफरेंशिएशन कर देंगे, बाकी तो सेम ही आ जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एक्स टू 5 2x 3, ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए a डैश एक्स क्या होगा, कॉलम रो वाइज करते हैं, तो फर्स्ट रो को करते हैं, क्या हो जाएगा 2x 4x टू पावर 4 हो जाएगा, और सेकंड रो सेम लिख देंगे 2x और 3 प्लस, अब फर्स्ट रो सेम लिख देना है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 5, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 2x का 2 3 का 0। क्लियर, अब a डबल डैश एक्स निकालूँ तो a डबल डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको सेम लिख देंगे, तो 2x का 2 हो जाएगा, 4x टू 4 का 16x क्यूब, इसको सेम लिख दिया 2x और 3 प्लस, अब इसको सेम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2x 4x टू 4, इसको डिफरेंशिएशन किया तो 2
और 3 का 0। क्लियर? प्लस अब इसमें फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x प्लस 4x इज टू पावर 4, सॉरी 5x इज टू पावर 4 है, यहाँ पर भी गलती हो गई, 5x इज टू पावर 4 है, तो इसको करेंगे 5 4 जा 20। क्लियर? 5x इज टू पावर 4 और ये सेम आ जाएगा 2 और 0, कोई प्लस नहीं है, प्लस यहाँ पे अब फर्स्ट रो को सेम लिख देंगे एक्स स्क्वायर एक्स इज टू पावर 4 और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 और 0 0 0। क्लियर? इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इसकी ओवरऑल वैल्यू तो 0 हो जाने वाली है, वो तो आपको डिपेंड करता है क्या पूछा जा रहा है। क्लियर? तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का। ऐसे ही हम चलिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 3/3 का भी ले लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। थ्री बाई थ्री का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ax इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स साइन एक्स 4 2x 3x रेज़्ड पावर क्यूब 10x कॉस x और 3। ठीक है, कोई भी हमने एक डिटर्मिनेंट ले ली, अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है तो ठीक है रो वाइज चलते हैं अपन। ठीक है, पहले फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट रो का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर कॉस x का माइनस साइन x और साइन x का कॉस x, ये हो गया। अब सेकेंड रो और थर्ड रो सेम लिख देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 3x क्यूब 10x कॉस x और 3 प्लस। क्लियर? अब फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम लिख देंगे, फर्स्ट रो और थर्ड रो एक्स क्यूब कॉस एक्स साइन एक्स 10x कॉस एक्स और 3। सेकेंड रो का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फोर्थ का डिफ्रेंशिएशन 0 2x का 2 3x क्यूब का 9x स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को सेम लिख देंगे, थर्ड रो का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट रो को सेम लिख देते हैं एक्स क्यूब कॉस एक्स साइन एक्स 4 2x 3x क्यूब। अब थर्ड रो का डिफ्रेंशिएशन करना है तो 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। क्लियर? इस प्रकार से मैं किसी भी डिटरमिनेंट का इजीली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर? नोटेड डाउन। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज टू पावर n फैक्टोरियल 2 cos x cos n पाई बाई 2 4 sin x sin n पाई बाई 2 8। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d रेज टू पावर n अपॉन d x रेज टू पावर n एफ एक्स एट x इक्वल टू 0। मतलब हमें इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है और फिर x की वैल्यू किस पे, x इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? इस फंक्शन को हमें कितने डिफ्रेंशिएट करना है, n टाइम्स। तो इसमें हम देखें तो हमें अगर देखें हम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम इसमें तो सिर्फ कांस्टेंट है, तो इनको तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों 0 हो जाने वाली, मतलब सिर्फ एक ही मिलने वाला है हमें। तो देखते हैं अब f रेज़ टू पावर nx। क्लियर? देखिए सिर्फ इन्हीं को डिफ्रेंशिएशन करना होगा, बाकी तो हमें सेम मिलने वाले हैं। तो n फैक्टोरियल cos n पाई बाई 2 साइन n पाई बाई 2 2 4 8, ये तो यही रहेगा। आगे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0, जैसा भी बताया गया था। अब इनको डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम्स, तो देखिए यहाँ पे करते हैं x रेज़ टू पावर n को जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा nx रेज़ टू पावर n माइनस 1। जब 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 2। जब 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 x रेज़ टू पावर n माइनस 3। जब n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, कहाँ तक जाएगा ये n माइनस 1 तक और x रेज़ टू पावर 0 बचेगा। क्लियर? x रेज़ टू पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी n फैक्टोरियल।
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n फैक्टोरियल। तो जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएशन किया तो इसकी वैल्यू हो गई n फैक्टोरियल। क्लियर। अब cos x को n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है, तो cos x जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस का साइन x, जब सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस साइन x का माइनस cos x, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका माइनस माइनस प्लस का साइन x, इस प्रकार से चलेगा। तो इसका क्या रिजल्ट है आपने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा होगा या फिर, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट होता है, मैं आपको बता दूं, cos x प्लस n पाई बाई 2। देखिए n की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 1 रखते हैं, x प्लस x n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा cos x प्लस पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 प्लस x क्या होता है माइनस का साइन x, तो वही मिलने वाला है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्ट क्या मिलेगा cos x प्लस n पाई बाई 2, cos x प्लस n पाई बाई 2। क्लियर। अब हमें sin x को डिफ्रेंशिएशन करना है कितने टाइम्स n टाइम्स, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। sin x जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x मिलेगा, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin x मिल जाएगा, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का cos x मिलेगा। तो जब n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका आता है sin x प्लस n पाई बाई 2, sin x प्लस n पाई बाई 2। अब n की वैल्यू कुछ भी रखी, देखिए जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, जब n की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा sin n पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 बचेगा प्लस x, और sin पाई बाई 2 प्लस x होता है हमारा cos x। तो 1 रखने पे cos x मिल गया। n की वैल्यू 2 रख लीजिए, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए sin x प्लस 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा, sin पाई प्लस x क्या होता है माइनस का sin x, तो ये माइनस का sin x। तो इसको n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें sin x प्लस n पाई बाई 2, sin x प्लस n पाई बाई 2। अब हमारा क्या आ गया, हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया किसका n टाइम्स करके, इसको हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना भूल गया था, dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितने बार n टाइम्स हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। वैल्यू कब चाहिए हमें x इक्वल टू 0 पे, तो वो भी कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स एफ एक्स रेज़्ड टू n कहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, देखते हैं x इक्वल टू 0, इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, n फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 0 रखते हैं तो cos n पाई बाई 2, यहाँ पे रखते हैं तो x की वैल्यू 0 n पाई बाई 2, यहाँ पे तो cos n पाई बाई 2 है ही, यहाँ पे sin n पाई बाई 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। अब देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए, क्या हो गया फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या है 0। बस यहाँ पे क्या ट्रिक लगनी थी, यही ट्रिक लगनी थी कि cos x को अगर हम n टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो चीज़ ये है, और sin x को हम n टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है। और याद रखिएगा x रेज़्ड टू पावर n को हम n टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें n फैक्टोरियल मिलता है। क्लियर, नोटेड डाउन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y की वैल्यू दी गई है, फाइंड dy बाई डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। dy बाई डी एक्स क्या है, डिटरमिनेंट का डिफ्रेंशिएशन करना है। फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x और sin x का cos x, और बाकी दो रो सेम लिख देंगे तो cos x माइनस साइन x cos x और x 1 1। क्लियर, प्लस अब रो फर्स्ट को वैसे लिख देते हैं sin x cos x sin x, सेकेंड रो को क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो cos x का माइनस साइन x का माइनस cos x और cos x का sin x माइनस का। थर्ड कॉलम को
थर्ड रो को वैसे के वैसे लिख देते हैं। अब फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम आ जाएंगी, तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, सेकेंड रो भी सेम आ जाएगी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, x1 का 1 0 0। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सॉरी फर्स्ट रो सेकंड रो आइडेंटिकल मतलब 0 प्लस, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए सेकंड रो से, तो फर्स्ट रो सेकंड रो आइडेंटिकल मतलब 0 प्लस, इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या बचा 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, इसका आंसर क्या होगा 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया हमें आंसर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। ओके, या फिर अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है तो वो भी मार्क कर सकते हैं, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। तो अगर आपको 1 दिख रहा है तो 1 मार्क करिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिल रहा है तो ये मार्क करिए, क्या पता है इस टाइप में मिल सकता है। अगर मैं 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूँ तो इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिखा होगा 1 इंटू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, घुमा फिरा के वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट का। क्लियर। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हमने मैट्रिक्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, डिटरमिनेंट भी कंप्लीट कर चुके हैं, और अब क्या करना है आपको, इन सारे चैप्टर्स को जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको हेल्प मिलेगा। और एक बार ये दोनों चैप्टर पक्के हो गए आपके तो इसके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको ये दे के जाएंगे। क्लियर। कोशिश करिएगा कि आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लें। ओके, और कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।